हेलो, मैं हूं जस्सी गिल और आप मुझे देख रहे हैं इंडी एंड फॉर प्रोजेक्ट में। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्यार और याद से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम घर जाके बैठे हैं, रात को गालियां पड़ रही हैं और जब मैंने देखा जाके टाइटल के पूरा पंजाब मनाएगा काली दिवाली, जस्सी बब्बल करेंगे पार्टी, तो उसमें मैंने अपने दिमाग में पल्सर सोच रखा था कि ये तो मिल जाएगा। जब लेने गए तो मुझे हीरो होंडा पैशन मिला। मैंने शादी बहुत लिमिटेड लोगों में की अपनी और बहुत जल्दी की। और फिर उसके बाद मुझे इस चीज़ का भी लगा रहा कि यार पता ना लग जाए। उस टाइम मेरा थॉट ऐसा था, जो आजकल आप बॉलीवुड में देखते होगे कि अगर आप उनके काम पे जाओ तो आपको उसका रिसेंट कोई काम नहीं दिखता, बट वो आपको एयरपोर्ट पे जरूर दिखते हैं। चेतक लिया सी पल्ले अड के बेबे जी दे मूरे हाड़े कट के, सुने आए लहसरों ने ले ली एक टाइम वाली रोटी जही छड़ के, रब्बा एडा वड्डा फासला को साडे विचकार, ओहो डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश साडा, बापू जिमीदार कित्थों लैके देवे कारियो। ये मुझे याद है कि एक बार मैं दारू पी के चला गया था घर पे। ओके, सो जैसा कि इस शो का रिवाज है, इस शो में बातचीत होती है जी, और मेरी पंजाबी माशाल्लाह बहुत तेज़ है, परफेक्ट, तो सही जमेगा रंग, है ना। हम एक नाटक कर रहे थे 100 Years of पंजाब हरमंदर जी। साहब के सामने, और मुझे आहो और सत श्री अकाल के अलावा कुछ नहीं आता था। मैंने 3 दिन निकाले इसमें, आहो सत श्री अकाल। तो ये वैसा शो है। आई हैव विद मी जस्सी गिल एंड माय नेम इज पीयूष और ये है इंडियन फोक प्रोजेक्ट। आपका बहुत स्वागत है मेरे नए ऑफिस में, नए सेटअप में। आई हैव टू से मेरा, क्योंकि हर बार होता है ना कि किसी आर्टिस्ट के साथ आपका राब्ता तब बनता है जब आप पहली बार उसको देखते हो, वरना उसके आपके यूनिवर्स में बहुत सारे और लोग होते हैं। जी, द फर्स्ट टाइम आई सॉ बापू जमींदार का जी। वायरल क्लिप ऑन विच विराट एंड युवराज वर डांसिंग, जी, एंड देन आई थॉट अच्छा कोई गाना होगा। फिर इट जस्ट हैपेंड दैट आई हैपन टू चेक आउट द वीडियो एंड आई कम फ्रॉम स्मॉल टाउन। तो वो बड़ा रिलेटेबल वीडियो था। बाप से मांगना स्कूटर, कभी चोरी से ले जाना, कभी ना ले जाना, कभी थोड़ी दूर तक घसीट के ले जाना। डू यू स्टिल हैव दैट स्मॉल टाउन बॉय इनसाइड ऑफ यू? मुझे लगता है कि मैं जैसा भी हूँ आज के टाइम पे, जो मेरी थिंकिंग है या जो भी मेरा लाइफस्टाइल है आज के टाइम पे, मैंने वो मेरा इसी वजह से है कि मैं गांव से आया हूँ। तो मेरे पापा खेती करते थे और ये जो आपने कॉन्सेप्ट की बात की, ये आप ये लगा लो कि ये मेरी अपनी स्टोरी है। कि जब मैं कॉलेज पढ़ता था तो मैं देखता था कि बाकी सब कोई कार पे आ रहा है। मैं गोविंदगढ़ पढ़ता था, अपनी सबसे बड़ी मंडी है वहाँ की लोहे की, और वहाँ पे पूरे रईस ज़्यादा हैं, मतलब पता नहीं कितना पैसा है लोगों के पास। तो गाड़ियों में आते थे, ये होता था। तो मेरे दिमाग में होता था कि मांगनी है, चीज़ मांगनी है, लेके कैसे जाना है। तो पहली सिफारिश होती थी मम्मी, कि मम्मी को बोलते हैं। तो मम्मी का क्या के थ्रू ही रूट होता है सब। हाँ, तो मम्मी का क्या आंसर होता था कि कई बार तो बात हो जाती है, जब पता है कि पापा गुस्से हैं, बोलेंगे अपने आप कर ले भाई, मैं नहीं करने वाली। तो ये वीडियो का सीन ही ये था कि हमने कॉन्सेप्ट ही जो बनाया था, ये ऐसे ही बनाया था कि बेबे शिंदा हर रोज स्कूल कॉलेज ने स्कूटर लेके आਉਂਦਾ कि मैं ਅੱਜ कॉलेज ने स्कूटर ले जा। वो कहती मैनू नहीं पता, अपने बापू तो पूछ। तो मतलब पूरा सोचता है कि बापू कैसे पूछूंगा। फिर उसकी लॉटरी लगती है जब बापू बोलता है कि जाता हुआ आड़ती है कि पैसे ही पकड़ा दे। सो ये मेरी नहीं, मुझे लगता है हमारे जब स्मॉल टाउन की बात की है, गाँव की, ये हर किसी की स्टोरी है। क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेड कि ये उतना नहीं चलेगा, दूसरा गाना चलेगा। यस, उसका रीज़न भी बताता हूँ क्या। उसका रीज़न ये था कि मुझे कुछ बजट मिला था 2 वीडियोस का, जिसमें मैंने, आप लगा लो कि 90% मैंने पहली वीडियो पे इन्वेस्ट कर दिया। उसका रीज़न क्या हुआ, बारिश आ गई, कुछ और हो गया। वो था विच परदेसा, उस एल्बम का गाना। और उस एल्बम के बाद जब वो गाना नहीं चला तो हमने ये वीडियो, आप लगा लो कि बस ऐसी आधे मन से चलते चलते बस हमने सोचा हम सस्ती वीडियो कैसे कर सकते हैं। तो उसका सबसे यही सीन लगा था कि स्कूटर पे होगा, घर पे ऐसे शूट कर लेंगे, कुछ फ्लैशिंग नहीं दिखाना पड़ेगा, तो हमारा ऐसे चल जाएगा। तो हमने उस तरीके से शूट की थी। और मुझे आज भी याद है कि ये गाना रिलीज़ होने से पहले तक मुझे कंपनी वाला बंदा भी बैठ के ये बोल रहा है कि हमने मैटर अच्छा सेलेक्ट नहीं किया इस बार, मैटर में कमी है। मतलब तब मैटर बोलते थे, भाई क्या
क्या मुझे भी वो चीजें बिल्कुल नहीं पता जो आजकल बोली जाती है। हाँ हाँ। तो वो बोलते थे कि अच्छा जैसे हम कंटेंट बोलते हैं सारा, हाँ। तो बोलते थे कि आपकी प्लेलिस्ट लगा लो, चाहे वो बोलते ट्रैक लिस्ट, वो बोलते हमारा कंटेंट इस बार अच्छा नहीं था इसलिए चल निकला नहीं। और मेरी सोचना ये था कि मुझे लगा था कि मेरा लेंसर गाना चला है तो मैं पहला गाना मेलोडी ही दूं। तो जब ये वीडियो शूट किया तो मतलब नहीं सोचा बिल्कुल भी कि ये गाना अच्छा बन गया। और रिलीज होने के बाद भी कोई ऐसा दिमाग में ये नहीं था कि ये गाना निकल जाएगा, और ये निकला भी नहीं। ये 30-35 दिन इसको कुछ नहीं हुआ, ये तो उसके बाद हिला, और ये सबसे पहले चला दिल्ली में। आई वांट टू शो यू समथिंग। तो ये मेरी एप्पल प्लेलिस्ट है जी। मुझे पंजाबी नहीं आती, मैंने आपको बताया, जी, बट कुछ गाने होते हैं जिनसे आप बहुत कनेक्ट करते कनेक्ट कर जाता हो। इट इज दैट सॉन्ग फॉर मी। है। जी इसका मतलब पता है क्या है? दिस इज द मोमेंट व्हेन यू जस्ट हम फॉर अस, बापू जिम्मेदार। जी, नहीं सही है, मैं खुद फील करता हूँ ये चीज़। हाँ। क्योंकि मैं इसकी जो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि रिलेट करने वाली चीज़ जो थी वो इस वजह से थी कि हम वैसे गांव से आए हैं जहाँ अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए उसकी प्लानिंग 6 महीने पहले शुरू होती है, और उसकी 6 महीने बाद जो इसका जो फसल का प्राइस आना है या कुछ जो उसकी पैसे आने हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है कि अभी जाके 6 महीने बाद ये चीज़ लेनी है। तो वो सारी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग होती है, और कई बार क्या होता है कि आप इतने खर्चे कर लेते हो तब तक जाते जाते वहाँ पे जाके पैसे नहीं बचते, फिर आपको ये बोला जाता है कि चल ठीक है ये तो नहीं, ये ले ले, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। तो होता ऐसे है कि साल में 1 या 2 बार कपड़े बनते हैं। जी जब कोई आता है तो हाथ में पैसे रख के जाता है, और जो हाँ। मम्मी कहती है नहीं बच्चे बिगड़ जाएंगे। जी और आप कोई बाइक पसंद करते हैं, सपना वो उसका होता है, लेकिन जाते हैं तो कुछ लेके और आते हैं। मेरे साथ यही हुआ था। अच्छा। तो जब बाइक अच्छा, हुआ है? मेरे साथ जब बाइक लेनी थी तो बात हुई, तब पल्सर बड़ा फेमस था ना। अरे मेरे पास थी। हाँ, तो आपके पास थी, वही लगी हो फिर तो आप। अरे मतलब उसमें नौकरी लग गई थी इसलिए। फिर ठीक है। तो मुझे बड़ी मतलब फैंटासाइज करते थे, मतलब फैसिनेट करते थे, सॉरी, जब मैं पोस्टर खोलता था न्यूज़पेपर पे ना बाइक का प्राइस पढ़ना कि यार ये अच्छा, ये इतने तो ले देंगे रे पापा, इतना तो ले लेंगे ना। तो उसमें मैंने अपने दिमाग में पल्सर सोच रखा था कि ये तो मिल जाएगा। जब लेने गए तो मुझे हीरो होंडा पैशन मिला। माय फादर सोल्ड मी द आइडिया, ये ले लो ना पैशन, कितनी बढ़िया चलती है, और ये है और वो उसका। मैंने कहा कि यार वो देखो ना गणेश जी के नीचे वो चूहा लगेगी, कहाँ से लंबा आदमी को फिट बैठेगी। मुझे ऑलमोस्ट वो आइडिया भेज दिया गया था, फिर मैं फैल गया था। ग्रेट यार। एक आपका दूसरा गाना है और उसमें पढ़ने से पहले जो मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगता है। आपके तमाम गाने बहुत बढ़िया हैं, लेकिन होते हैं ना आपके दिल के करीब कुछ होता है। दिल से में सारे गाने किसी किसी के दिल के करीब होते हैं। आई विल टॉक अबाउट दैट, बट इफ यू कैन जस्ट आप अगर हमें गा के सुनाएं बापू जिम्मेदार। ओ मैं तो चेतक लिया सी पल्ले अड के, बेबे जी दे मूरे हाड़े कड के, सुने आए लैंसरों ने ले ली एक टाइम वाली रोटी जही छड़ के। टक टक चेतक लिया सी पल्ले अड के, बेबे जी दे मूरे हाड़े कड के, सुने आए लैंसरों ने ले ली एक टाइम वाली रोटी जही छड़ के। रब्बा एडा वड्डा फासला को साडे विचकार, ओहो डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश साडा, बापू जिमीदार कित्थों लैके देवे कार। ओहो डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश, What a beautiful track. Thank बापू you so जिमीदार much. कित्थों लैके देवे कार। अपनी गरीबी के दिन हमें याद आ गए जब हम पापा की टंकी में से पेट्रोल चुराते थे। मुझे एक तेरा प्यार का वीडियो बहुत पसंद आया। थैंक यू भाई, बहुत पसंद है। वो दिखाता है जस्सी गिल द पर्सन, नॉट जस्सी गिल द आर्टिस्ट। जी नहीं, वो इस बार जब मेरी बेटी आई यहाँ पे, मेरी फैमिली आई, तो जब भी मेरी बात होती थी वहाँ पे कनाडा, जब मैं बाहर होता था, कभी मैं शो पे हूँ, कभी मैं स्टूडियो हूँ, शूट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये बोला जाता है घर पे कि आज जॉब पे नहीं जाना। अच्छा वो कहाँ जॉब पे गई, तो वहाँ पे कौन क्या काम कर रहा है ये नहीं पूछा जाता, सिर्फ जॉब पे है, शिफ्ट लगाने गया है जॉब पे। तो मैं उसको कनेडियन स्टाइल में बोल देता था। जब मुझे पूछती थी पापा कहाँ हो, मैं बोलता था मैं जॉब पे हूँ। तो उसको ये नहीं पता कि जॉब क्या है, उसको ये पता है कि मेरे पापा गा लेते हैं। बट फिर मैंने इस बार सोचा कि मैं इसको दिखाऊं कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसको अपने लाइव शो पे लेके गया, मैं शूट पे लेके गया, और
लकीली इसलिए बोलता हूँ कि मैं उस दिन इसको स्टूडियो ले गया जिस दिन मैं ये गाना रिकॉर्ड करना था। मैंने ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था और इसको मैंने रिकॉर्ड करने के लिए ऐसे ही ले गया कि आजा स्टूडियो चलते हैं। और ये स्टूडियो में और गाना उस रिकॉर्ड भी करना था और इसकी थोड़ी गिटार भी लाइव करवानी। तो पहले हम गिटार लाइव करने लगे। तो गिटार लाइव करते करते, क्योंकि बार बार आप प्ले करते हो, फिर उसकी हारमोनीज कर रहे थे, तो वो आपके दिमाग में चढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये बैठ के इस पे वाइब करने लगी और थोड़ा बहुत गाने लगी। तो पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया, मैं भी, और वो रैंडम जो मैंने वीडियो के आगे लगाया हुआ है वो कोई ऐसा नहीं कि मैंने प्लान्ड सोच के वीडियो बनाया था। वो मैंने अपने लिए ऐसे ही, मैंने सोचा मैं वाइफ को दिखाऊंगा जाके कि आज एंजॉय कर रही है ये स्टूडियो में, तो मैंने बनाने के लिए बनाया। और उसने गाने में चलते चलते बोला कि पापा मैं आ सकती हूँ किसी गाने में। तब भी मेरे दिमाग में कि हाँ, मैंने ऐसे बोल दिया कि हाँ आ सकते हो, क्यों नहीं। ऐसे करके मैंने फिर जब बंद हुआ तो बोली पापा इसी गाने में आना है। मैंने उसको पूछा, मैं क्या, बाद में ये कैमरा ऑन नहीं था, बाद में मैंने पूछा मैं कि तेरे को अच्छा लगा गाना? बोला हाँ पापा मुझे बड़ा अच्छा लगा ये गाना। मैं कहा ठीक है। और मेरे तब भी दिमाग में नहीं था, मुझे ये था मैं रील डाल दूंगा इसकी। उसका बर्थडे आ रहा था March 3 को, तो तब मेरे दिमाग में आया, मैं कि यार वैसे भी तो वीडियो करनी है और रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसकी रैंडम, क्योंकि मैंने वो एपी की वीडियो देखी थी, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बनाई है, जो आई डोंट नो उसकी गर्लफ्रेंड या नहीं, बट उसने लड़की के साथ बनाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ना ही हो तो बाकियों के रास्ते खुल जाएंगे। तो वो मैंने वीडियो देखी, मैं कहा अगर ये ऐसे बन सकती है तो मेरी भी बन सकती है, इसमें व्लॉग टाइप बोल सकते हैं आप। तो मैंने वो उसको एक दिन बोला कि चल आज तेरा डैडी के साथ डे आउट है, तो उसको मैंने साथ में लेके गया और मैंने अपने फ़ोन से वीडियो शूट किया और वो वीडियो को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। मुझे लगता है कि उसको, क्योंकि वो उसमें जो वर्डिंग थी उससे पहले तक मेरे लिए वो गाना नॉर्मल था, नॉर्मल गानों की तरह, बट जब मैंने वो रिकॉर्ड किया उस दिन, तो वो मैंने गाना जैसे बोलते हैं कि उसी के लिए डेडिकेट कर दिया। मैंने स्टूडियो में ही कर दिया था कि मैंने उसको देख के गा रहा हूँ और मैंने सारा गाना उसके लिए गाया। और मुझे एक एक वर्ड अभी मैं जब फील करता हूँ तो मुझे ऐसे होता है कि ये रूजस के लिए गाना है। परमीश जो भी आए थे इस एपिसोड में, सो ही आल्सो हैज अ डॉटर, तो हमें बात ऐसी चल रही थी कि हिंदुस्तानी बाप जो होते हैं ना, वो बेटियों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं जी। तो उसने बताया कि मैंने क्या करना है, मैंने बूढ़ा होकर के उसका एक फ्लावर शॉप खुलवा देना है और मैंने थोड़ी दूर एक कैफे खोल देना है। मैंने कहा सब नजर रखने के लिए। व्हाट काइंड ऑफ अ फादर डू यू थिंक दैट यू विल बी? भाई अभी बहुत, मतलब स्टेज ऐसी नहीं है कि मैं इतना सोचूं कि आगे क्या है क्या नहीं, बट आर यू प्रोटेक्टिव डैड? हाँ प्रोटेक्टिव तो मैं, मतलब मेरे अगर उसको थोड़ी सी भी लगती है, मतलब मैं बता नहीं सकता कि मुझे क्या होता है। मतलब मेरे पहली चाइल्ड थी, तो मतलब उसमें क्या है कि वो तो है कि उसके लिए हर चीज़ सब सही हो, चाहे वो लगा लो और ट्रैवल है उसका, तो मुझे होता है कि वो कंफर्टेबल हो, चाहे मतलब गेम में ग्राउंड में ये खेल लें, तो मुझे लगता है हर माँ बाप के उसमें आता है। बट आगे चल के मेरी कोशिश यही है कि मैं उसको अच्छे संस्कार इन द सेंस कि जो मैं अपने खून में लेके आया हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिए, जिसमें सबसे मेन चीज़ ये थी कि बेटा हमने किसी का वही जो फुर्ती नहीं करनी, हमने अपना काम करना है और भगवान को मान के करना है, किसी के साथ कुछ माड़ा चंगा नहीं करना। तो मुझे लगता है 3-4 बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो। उसके बाद उनकी अपना एक रास्ता होता है जो उन्होंने चुनना है। और मैं टचवुड इसलिए बड़ा खुश हूँ कि अभी तक वो बड़ी प्यारी बच्ची है और वो हर चीज़ बड़ी इमोशनल है, हर चीज़ फील करती है। अगर उसको कुछ समझाया जाए समझ भी जाती है, वो वैसी बच्ची नहीं है जो जिद करती है। तो मतलब इस चीज़ की ये मुझे लगता है कि ये आपके अभी से जब शुरू होता है स्टार्ट में, क्योंकि बच्चे को आप एक खाली पेपर है, उस पर जो लिखते जाओगे उसके दिमाग में वो बनता जाएगा। तो पहली कोशिश यही है कि उसको एक अच्छी परवरिश दें, अच्छे संस्कार दें, आगे चल के जो उसकी लाइफ होगी उसके फिर देखे जाएगा। आई होप यू आर कंफर्टेबल इफ यू आस्किंग दिस क्वेश्चन। ओके ठीक। आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं जो कि अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक डोमेन में नहीं रखते हैं जी। अगर जैसे कि ऑब्वियसली देखिए उसके प्लसेस भी होते हैं माइनसेस भी होते हैं जी। जैसे कि अगर कुछ लाइव शो में कुछ हुआ, एक पर्टिकुलर हिस्सा काट करके वायरल कर दिया, ये हो गया वो हो गया। अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज जब उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चों के और अपनी फैमिली मेंबर्स के चेहरे नहीं दिखाते हैं। आपकी क्या सोच है टू पुट योर पर्सनल लाइफ इन पब्लिक डोमेन?
देखो ये मुझे लगता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हर बंदे की कैसी सोच है। और कई बंदों सोचते हैं कि नहीं करना, तो मतलब उनका वो इसमें कंफर्टेबल नहीं है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने अपनी लाइफ पब्लिक की है, तो उसके लिए लोगों के जजमेंट्स के लिए आपका माइंडसेट इतना होना चाहिए कि आपको इफेक्ट नहीं करनी चाहिए अगर आप वहाँ पे आ गए उस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इसी लिए है। मतलब वहाँ पे हर हर रोज यही कुछ होता है। बट अगर मेरी सोच की बात की जाए तो मेरी सोच भी ऐसी ही थी पहले। मुझे सबसे ज्यादा रिग्रेट होता है इस चीज का कि मैं अपनी शादी नहीं एंजॉय कर पाया। मैंने शादी बहुत लिमिटेड लोगों में की अपनी, और बहुत जल्दी जल्दी की। और फिर उसके बाद मुझे इस चीज़ का भी लगा रहा कि यार पता ना लग जाए। उस टाइम मेरा थॉट ऐसा था, मतलब माइंड ऐसा चल रहा था, क्योंकि हर रोज़ आप चेंज होते हो। बट मेरी लाइफ चेंज ही मेरी बेटी के बाद हुई है। दुनिया को देखने का नज़रिया, हर एक चीज़, मतलब आप अगर मैं अपनी पूरी लाइफ की बात करूँ तो मेरी 360 घूमा है। मतलब मैंने ऐसा सर्कल घूमा है लाइफ का कि उसके बाद मुझे लगा कि यार मैं किसी और ही दौड़ में भाग रहा हूँ। उससे पहले यहाँ कोई दिमाग में स्ट्रेस नहीं है, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी करना है, ये भी कर लें। उसके बाद पेशेंस का पता चला। धीरे धीरे मुझे लगा कि यार बाकी सब टेम्परेरी है, ये जो फैमिली है ये आपकी परमानेंट है, ये भगवान ने आपको दी है, ये आपकी परमानेंट है। आपके साथ फैंस आज हैं, कल नहीं काम होगा, कोई गाना नहीं अच्छा आएगा, वो भी अपने अपने काम लग जाएंगे। बट ये चीज़ ये आपकी परमानेंट है। अगर आप ये चीज़ को एंजॉय नहीं करोगे सिर्फ इस डर के मारे कि यार लोग क्या बोलेंगे, शादीशुदा है, बच्चे हैं, यहाँ कुछ भी, तो वो चीज़ ने मुझे बड़ा वो किया। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को ये बना लिया कि यार मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, और मुझे अभी बहुत चीज़ें इफेक्ट भी नहीं करती। पहले पहले होता था, अभी मैं अपनी लाइफ एंजॉय करता हूँ एक नॉर्मल उसकी तरह। और मैंने जैसे परवरिश की बात की थी, मैंने अपना लाइफस्टाइल कुछ भी ऐसा बहुत वो नहीं किया कि मेरे बच्चों को लगे कि मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं, या किसी को लगे कि यार मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, मेरे पास ये गाड़ी आ गई है, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। मेरे घर पे आज भी वैसे ही खाना बनता है, नॉर्मल जो हम खाते आते थे वैसे ही चीज़ हम रहते हैं जैसे पहले रहते थे। कुछ ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफरेंट हो गया। हाँ ये ज़रूर है कि पहले गांव में रहते थे, अभी चंडीगढ़ में रहना शुरू कर दिया। बट अगर घर के माहौल की बात की जाए, मेरे बच्चों के साथ, मेरे मॉम डैड के साथ, हम सब वैसे ही हैं। तो ये मैंने ये पूरी इस जर्नी में सीखा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फैमिली के लिए एक सही इंसान होने बहुत ज़रूरी है। 3 बड़ी बहनों के बाद सबसे छोटा भाई होने का 1 प्लस और 1 माइनस क्या है? माइनस तो मेरे पास दिमाग में एक ही है जो मेरे साथ बहुत हुआ है। मुझे बहुत मार पड़ी है मेरे स्कूल में, क्योंकि वो तीनों बहुत इंटेलिजेंट थी, मतलब टॉपर थी अपनी क्लास में, और मैं सबसे नालायक। और मेरी इस वजह से ही मार पड़ती थी कि तेरी सिस्टर्स इतनी पढ़ती हैं और तू नालायक है। मतलब मैं कई बार घर जाके अपनी सिस्टर से लड़ना शुरू कर देता कि तेरी वजह से आज मेरे मार पड़ी है। तो ये मुझे सबसे नेगेटिव लगता था। लड़के क्यों बने पिटने के लिए यार, क्यों, वाई? और पॉजिटिव मुझे लगता है कि ये मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ इस चीज़ में कि मेरी 3 सिस्टर है मेरी बड़ी, और ये जो चीज़ें आपको वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद माँ बन जाती है। हाँ माँ बन जाती है। और वैसे भी आपका फिर से वही आपकी सिचुएशंस आपको सिखाती हैं। तो जब आपके घर पे बहन होगी ना, तो मतलब आप बाहर कोई भी हरकत करने से पहले 10,000 बार सोचोगे, क्योंकि आप कुछ भी गलत करने के बारे में, या आपके दिमाग में कुछ भी आए या कि यार, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक ऐसी ब्लेसिंग है कि मैं 3 सिस्टर्स के बाद मैं आया कि मेरे दिमाग में लड़कियों की रिस्पेक्ट शुरू से ऐसे बनी हुई है कि मतलब मैं कभी चाह के भी ये नहीं सोच सकता कि मैं किसी लड़की का बुरा कर दूं। मतलब जो रैंडम को सब चलता है कि ठीक है जी, थ्रू यूज एंड थ्रू टाइप्स, ये सब तो मतलब वो मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में इस वजह से था। और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आप सीखते हो सिस्टर्स की अपने घर पे, जब आपकी बड़ी कोई सिस्टर रहती है आपके अपने पेरेंट्स से। तो मैं बड़ा ब्लेस फील करता हूँ कि मुझसे पहले मेरी 3 सिस्टर्स आई, जिनकी वजह से आज भी जो मेरा थॉट प्रोसेस है लाइफ को लेके, या जैसे मैं सोचता हूँ, तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कभी ऐसा हुआ है शुरुआती दौर में, बीच में, अब तो नहीं होता होगा, आई एम अज्यूमिंग, कि
the performer, the star Jassi Gill is entering the house और डांट पड़ी हो कि होगा जस्सी गिल बाहर तमीज में हो जा। ये मुझे मतलब ऐसे मार तो नहीं पड़ी, बट ये मुझे याद है कि एक बार मैं दारू पी के चला गया था घर पे मैं तो वही कहूँ। तो उसमें ज़रूर था कि मम्मी का वैसा ही रूप था। उस टाइम तक उनको लगता था कि शरीफ है हमारा बच्चा बहुत। मुझे याद है कि मुझे गाना था और मेरा एक हेयर स्टाइलिस्ट था लड़का, गांव में जो बाल काटते हैं नाई बोलते हैं, तो उसने मुझे बोला, मैं यार मेरा गला बड़ा ख़राब है। उसने बोला मेरे पास इलाज है। मैं वो क्या कहना, फौजी, हमारे गांव में एक फौजी है, उसके पास ना XXX रम मिलती है। उस रम को गर्म पानी में डाल के शहद डालो और पी लो, गला बिल्कुल साफ। तो भाई उसने मुझे पिलाया, एक मैंने पी लिया, उसने पिला दिया, एक मैंने पी लिया, और तीसरा उसने बोला कि चल खत्म करते हैं। और उसके बाद उसने मुझे क्या किया, घर पे ले गया, उसको पता चल गया कि मेरे चढ़ गई है, मुझे अपने दरवाजे के सामने खड़ा किया और ठक ठक करके खुद भाग गया। और मैं दरवाजे का कैसे खड़ा हूँ, मम्मी ने दरवाजा खोल के पहली बार, पी के आया है, चल ऊपर चल। मैं कहा मैंने खाना है, ऊपर मिलेगा पर ऊपर चल, डैडी के सामने नहीं आना, ऊपर चल। तो ये मेरे दिमाग में मुझे याद है हमेशा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे एक्चुअली लगता है कि यू आर वन आर्टिस्ट जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। मे बी मुझे लगता है कि मैं, पहले तो मुझे बताओ, ये इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन ये इतना शरीफ दिखने के लिए मेहनत क्या करनी पड़ती है? क्योंकि देखो मेरी शक्ल जो है वो तो देख के लगता है कि अच्छा आपको एक सब्जेक्ट मैटर चाहिए कि डाकू कैसा दिखता होगा तो इसी फोटो खींच के लगा दो। तो शरीफ दिखने के लिए क्या मेहनत क्या की है? दिखने के लिए तो यार मैं क्या क्योंकि एक्चुअली ना इनका चेहरा देख करके आपको लग ही नहीं सकता ये आदमी ने कभी भी कुछ दाएं बाएं किया होगा। नहीं, वैसे देखो, जो जिस उम्र में गलत काम करने चाहिए थे मैंने ये बहुत किए हैं। मतलब ये नहीं कि मैं बहुत शरीफ हूँ या ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए साहब, हाँ मतलब ये नहीं है, बट जिस एक स्टेज होती है लाइफ की आपकी, उस टाइम मैंने भी इंजॉय किया है सब कुछ, सब बट फिर वही हो गया कि दिखने के, अगर मुझे शायद ऐसे दिखना पड़ता तो मैं शायद ऐसे ज़्यादा टाइम कैरी ना कर पाता। ये वैसी साइड है कि जैसा मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, मैंने कभी भी मैंने एक्ट भी किया है, फिल्मों में भी काम किया है, और मुझे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट वहाँ पे यही मिलता था, हर डायरेक्टर बड़े से बड़े जितने के साथ काम किया है, कि तू बहुत नेचुरल है कैमरे पे। और मुझे आज तक एक्टिंग के बारे में मैंने और कुछ सोचने की कोशिश ही नहीं की कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, मुझे कैमरा आ गया, अच्छा भाई मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं भी ये करूँगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि जैसा मैं नॉर्मल लाइफ में हूँ या जैसा मैं फील कर रहा हूँ उसके लिए, तो मैं वैसा रहूँ कैमरे के सामने, खास करके जब हम किसी से बात करते हैं इंटरव्यूज में, क्योंकि लोग ना वाइब कैच करते हैं, उनको पता चल जाता है कि कौन बंदा किस तरीके। अगर यहाँ पे मैं एक्सेंट में बात करना शुरू कर दूँ तो मतलब वो पता चल जाएगा, like this what you do। हाँ, तो मतलब वो चीज़ लोगों को पता चल जाएगा ये है नहीं। तो ये मुझे लगता है कि मेन चीज़ में भी शायद इसलिए लोग कनेक्ट करते हैं। What is the relationship with money? Do you feel कि आर्टिस्ट को एक सर्टेन वे दिखना चाहिए और एक वो पैसे का और ब्रांडेड कपड़ों का, ब्रांडेड गाड़ियों का? फिर वहीं पहुंच गई बात कि हर बंदे का अपना वो है कि वो कैसे सोचता है कि उसको कैसे अपने आप को बेचना है, और ये बेचने का भी तरीका है। कई पीआर करते हैं इस चीज़ की, जितना दिखना ज़्यादा से ज़्यादा, जो आजकल आप बॉलीवुड में देखते होगे कि अगर आप उनके काम पे जाओ तो आपको उसका रिसेंट कोई काम नहीं दिखता, बट वो आपको एयरपोर्ट पे जरूर दिखते हैं कि एयरपोर्ट पे आपको वैसे भी सुना है बुलाए जाते हैं फोटोग्राफर। हाँ, वो तो बुलाए जाते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, बट वो अपने आप को बेचने का तरीका है कि मतलब वहाँ भी दिख रहा है, वहाँ भी दिख रहा है, लोगों को लगता है यार ये बड़ा दिख रहा है, एक तो वो तरीका है। बट मुझे हमेशा से ये फील हुआ है कि लाइक खास करके कि मुझे आज तक ऐसे कुछ नहीं मिला। मुझे शुरू से ऐसा होता है कि यार काम करो जब सबसे बेस्ट है। चाहे अब आज के टाइम तो आर्टिस्ट के लिए इतना अच्छा हो गया है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास अपना लेबल है, अपने चैनल है, चाहे 10 रुपए कमाए, चाहे 20 कमाए, चाहे 100 कमाए, आपका है। पहले तो होता था ना, लेबल को गाना बेचना है तो आपको बड़ी हाइप बनानी पड़ती, दिखाना पड़ता था मेरा गाना 100 मिलियन है, पिछला गाना मेरा 100 मिलियन हो गया, 150 हो गया, अभी लाओ निकालो पैसे। अभी तो वो सीन ही नहीं बचा। अभी तो सीन ये है कि भाई जो है तेरा है। अभी आप देखो तभी तो यूट्यूब पे व्यूज कम हो गए हैं। यूट्यूब पे व्यूज इसलिए कम हो गए हैं कि जब आर्टिस्ट को खुद पैसे लगाने को पता लगता है मैं क्यों इस पे 50 लाख की ऐड लगा दूं। सही बात।
मैं इसको चाहे जितना आएगा मेरा आएगा, चाहे 10 मिलियन हो चाहे 12 मिलियन हो, स्ट्रीमिंग पे जितना हो, तो यही रीज़न है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है मुझे लगता है। बट हर बंदे का अपना तरीका है, कईयों को लगता है कि ऐसे काम ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बट मेरे लिए कभी इस चीज़ ने वर्क नहीं किया। चाहे लगा लो कि मेरे आसपास के लोग भी वैसे नहीं हैं, जो मेरे खास रहते हैं मेरे साथ, हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते। या हम आप लगा लो कि अगर हमारे कभी ऐसा हो भी जाए ना कि हमारा आसपास का बंदा भी ऐसा कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कौन सी हवाखोरी में पड़ा है यार, क्या है तेरे पास गाड़ी है, किसी को क्या लेना तेरे पास गाड़ी। कोई ऐसा क्रिटिसिज्म है जिंदगी में जो कि बहुत लोग माइंडलेस क्रिटिसिज्म करते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं, कोई ऐसा क्रिटिसिज्म है जो बहुत हर्ट किया हो या पिंच किया हो? मैंने इससे पहले 6 साल तक मैंने इंटरव्यूज देना बंद कर दिया था। मैंने स्पेशली जो पंजाब का मीडिया था, मैं मीडिया इन द सेंस में किसी को बुरा नहीं बोलना चाहता, बट मेरे दिमाग में वो मुझे होता है कि सब पॉजिटिव रहे, ओके है। हाँ, नेगेटिव कमेंट्स ये सब अलग चीज़ है, बट एक जब प्रॉपर पीआर होती है ना, नेगेटिव प्रमोट होता है, तो वो मुझे गंदा लगता था बहुत। और वो मेरे साथ हो गया था इंसिडेंट ऐसा कि मैंने बस बहुत बार बताया कि लोकल वहाँ का न्यूज़ चैनल था, उन्होंने इंटरव्यू की कि आप कैसे दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हो। तो उससे पहले हमारे वहाँ पे एक बहुत गंदी घटना हो गई थी, मतलब सब बहुत हर्ट हुए थे, गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी भी कर दी थी किसी ने। तो उन्होंने बोला हुआ था कि भाई इस बार दिवाली काली दिवाली मनाई जाएगी, कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा। और उसने हमसे पूछा इस तरीके से, ये नहीं पूछा कि आप दिवाली सेलिब्रेट कैसे करोगे, आप सेलिब्रेट कैसे करते थे। तो हमने बोला कि छोटे उधर एक्साइटमेंट होती थी कि ऐसा कभी पटाखे चला लिए, ये हो गया वो हो गया। बोले इस बार क्या करोगे? इस बार क्या करेंगे, कुछ खास नहीं है, तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, दोस्तों के साथ बैठ के पार्टी पुटी कर लेंगे और क्या है। इतनी बात हुई, और ये हम घर से सोच के गए हैं, हमने किसी को कुछ गलत नहीं बोला। कि हमसे पहले और भी बड़े आर्टिस्ट थे जिन्होंने से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, ये 1-on-1 में एक बात हुई। हम घर जाके बैठे हैं, रात को गालियाँ पड़ रही हैं। मैंने सोचा कि यार क्या ऐसा मैंने क्या कर दिया। और जब मैंने देखा जाके टाइटल कि पूरा पंजाब मनाएगा काली दिवाली, जस्सी बब्बल करेंगे पार्टी, तो उसके बाद तो मतलब मेरा ऐसा दिमाग घूमा। अगर यही चीज़ सामने वाला बंदा सिर्फ इसलिए आ रहा है कि मैं कुछ मसाला लेके जाऊं, मैं कुछ ऐसी नेगेटिव वायरल चीज़ लेके जाऊं जिससे मुझे फ़ायदा हो, तो फिर मैं किसी को कंटेंट देने थोड़ा जाऊंगा। 100%। हाँ, तो ओवरऑल अगर मेरा काम अच्छा होगा तो वो किसी मीडिया के बिना भी पसंद आए। तो आज के टाइम पे ऐसा है कि सबसे बड़ा मीडिया आपके पास है, आपके फ़ोन पे सोशल मीडिया। आप वहाँ पे पोस्ट करो, अगर कोई अच्छी चीज़ है तो लोग पसंद कर लेते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, बहुत रिलेटेबल लगता है मुझे आर्टिस्ट। We have Jassi Gill with us. Thank you so much, brother. हाँ भाजी, आपका गाना बचा है, मैं वो आपको बोला बाद में सुनाऊंगा। हाय ना तेनू प्यार दिया मैं, तेरी नजर उतार दिया मैं, जे रब देवे 100 वारी जिंदगी, हर वारी तेथों वार दिया मैं। खाब आया ए जी दे विच तू दिसें वेख, तेरा प्यार आया ए मेरे हिस्से वेख तेरा। इस गाने को गाते समय आपकी आंखों में जो रोशनी होती है वो कभी देखना, शीशे के सामने देखना। मैं तो फील करता हूँ ना वो चीज़। मैं तो सब ये गाना ही ऐसा बन गया कि मैंने मतलब वहाँ डेडिकेट कर दिया है कि ये गाना उसके लिए है। और वो लकीली वो कुछ चीज़ें बननी होती हैं, वो ऐसे बन गई कि उसमें वीडियो भी शूट होगी। अभी मेरा छोटा बेटा खाना ही उस वीडियो को देख के खाता है। अब चलो पेपा पिग नहीं देख रहा है, ये देख रहा है। हाँ, मतलब वो देख रहा है। मैं तो खुश हूँ इस चीज़ के लिए, बट उसको अपनी सिस्टर देख रही है, पापा देख रहे हैं उसमें, तो वो पहचानता है, उसको गाना लगा के देना पड़ता है वो खाने के लिए। तो मेरे लिए आप सोचो कितनी अच्छी चीज़ होगी ये।